हेलो फ्रेंड्स, यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपना मेजरिंग वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें अपनों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर अपनों ने टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था एंड किन टूल्स के माध्यम से अपने मेजरमेंट ले सकते हैं। तो जिसमें स्टिल रूल के बारे में अपनों ने क्लियर किया था। तो आगे देन हम पढ़ेंगे ट्राई स्क्वायर, यानी कि ट्राई स्क्वायर भी अपने किसके अंतर्गत आता है, मेजरिंग टूल्स के एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है एंड कैलिपर्स वगैरह के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है, एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ये कोई भी जो वर्कपीस है अपना, उसकी डायरेक्ट माप नहीं लेता, उसकी क्या एक चेकिंग करता है क्या ये प्रॉपर साइज के अंदर है या नहीं। यानी कि उसकी जो ऊपर वाली सरफेस फ्लैटनेस है उसको चेक करने के लिए अपने ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर जो दो भागों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, ब्लेड और स्टोक से मिलकर ट्राई स्क्वायर बना होता है। तो ट्राई स्क्वायर के अंदर देखो, जो ब्लेड होता है उसको हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है एंड जो अपना स्टोक होता है उसको एमएस का बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो सरफेस अपनी जो कांटेक्ट में आ रही है, जो सरफेस अपनी ब्लेड की जो नीचे वाली जो साइड आपको दिखाएगी है, ये वाली सरफेस जो है यहाँ से, ये वाली किस में आ रही है अपनी, यहाँ से ये सरफेस अपनी जॉब के संदर्भ के अंदर आ रही है, ठीक है। और स्टोक सिर्फ क्या करे, एक्सपोर्ट करे, एक सहारा दे रहा है, इसलिए अपने क्या किया, स्टोक को एमएस का बना दिया। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, किसका प्रयोग, समतलता यानी कि फ्लैटनेस की जांच करने के लिए, समांतर रेखाएं खींचने के लिए तथा आपस में लंब रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो ये अपने को क्या अलग अलग साइज के अंदर मिलते हैं, जैसे कि जो अपने नॉर्मली वर्कशॉप में यूज करते हैं वो 100 या 150 mm वाले अपने ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अब ट्राई स्क्वायर जो है वो उसकी लंबाई कहाँ से ली जाती है, साइज कहाँ से ली जाती है, तो उसकी लंबाई कहाँ से ली जाती है, जो ब्लेड होता है उसके आंतरिक छोर से। यानी कि जो आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर का जो निशान दिखाई दे रहा है, यानी कि इस आंतरिक छोर से ब्लेड के अंतिम छोर तक की टोटल जो लेंथ होती है वो अपनी क्या कहलाती है, ट्राई स्क्वायर की लंबाई कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्राई स्क्वायर के टाइप्स, टाइप ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी कि ट्राई स्क्वायर दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, फिक्स ट्राई स्क्वायर एंड एडजस्टेबल। फिक्स में क्या होता है कि जो 90 डिग्री का एंगल चेक करेगा, दोनों का यूज सेम ही है, यूज दोनों 90 डिग्री का एंगल ही चेक कर रहे हैं, बट इसमें फर्क क्या है, सिर्फ मेन डिफरेंट जो है सिर्फ इतना सा है कि इसको जो एडजस्टेबल वाले को अपने क्या कर सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड करा के एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे पीछे उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। बट फिक्स ट्राई स्क्वायर में क्या होता है, उसको फिक्स किया जाता है, एक तरफ से जोड़ दिया जाता है, जिसको अपने एंगल को चेक डायरेक्ट वो 90 डिग्री का ही करेगा। तो फिक्स ट्राई स्क्वायर में क्या होता है, किस प्रकार के ट्राई स्क्वायर को ब्लेड और स्टोक को 90 डिग्री के कोण पे रिविट के द्वारा फिक्स किया जाता है, इसे फिक्स ट्राई स्क्वायर कहा जाता है। ये भी अपने को अलग अलग साइज के अंदर मिलता है, जैसे 100, 150, 200, 300 mm अलग अलग साइज के अंदर मिलता है, बट जो सामान्य तौर पर अपने 150 वाले का यूज किया जाता है। एडजस्टेबल में क्या होता है, देखो एडजस्टेबल में क्या होता है कि जो अपना ब्लेड होता है, ब्लेड के अंदर जो अपने स्टोक लगाते हैं, ब्लेड के अंदर जो स्टोक लगाते हैं, तो ब्लेड में क्या किया जाता है, पीछे की साइड एक जीरी कट की जाती है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर वगैरह के अंदर या कॉम्बिनेशन सेट के अंदर जीरी कट करते हैं, उसी प्रकार एक जीरी कट की जाती है जिसके अंदर अपना क्या स्टोक जो है वो स्लाइड करता है। तो इसलिए अपने इसके एंगल को कम भी कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ से जो स्टील रूल उसमें लगाया जाता है उसमें मेजरमेंट लिखी जाती है, तो अपने को कोई भी वर्कपीस के साथ में अपने उससे मेजरमेंट भी ली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांच करना। अब देखो दो मेथड होते हैं इसके अंदर ट्राई स्क्वायर की अपने को एक्यूरेसी जांच करने के लिए। सबसे पहला कौन सा होता है, मास्टर ट्राई स्क्वायर, जैसे अपने स्लिप गेज वगैरह के अंदर यूज करते हैं ना, सरफेस प्लेट होगी या स्लिप गेज वगैरह होगी, तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं, उससे ज़्यादा जो एक्यूरेसी है, यानी कि 00, 0, 1 और 2, चार ग्रेड के अंदर अपने को स्लिप गेज जो होते हैं वो अपने को ग्रेड के अंदर प्रोवाइड होते हैं, यानी कि ये क्या एक्यूरेसी है। उसी प्रकार इसके अंदर जो अपने दो तरीके से इसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मास्टर ट्राई स्क्वायर, यानी कि जो अपने ट्राई स्क्वायर वर्कशॉप के अंदर यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो एक्यूरेसी है, यानी कि मशीन शॉप के अंदर या मैं बोलूँ इंस्पेक्शन के लिए जो ट्राई स्क्वायर अपने पास था, यानी कि जिसको बेस मानकर अपनों ने बनाया है, मास्टर ट्राई स्क्वायर से कर सकते हैं। दूसरा अपने पास कौन सा तरीका होता है, सरफेस प्लेट द्वारा। सरफेस प्लेट द्वारा कैसे करेंगे,
सरफेस प्लेट द्वारा अपने कर सकेंगे, जैसे अपनों ने क्या किया, सरफेस प्लेट के ऊपर ट्राइस्क्वायर को रखा। ठीक है, प्रैक्टिकली थ्रू थोड़ा सा देखिएगा कि अपनों ने क्या किया, एक सरफेस प्लेट के ऊपर एक ट्राइस्क्वायर को रखा, सबसे पहले लेफ्ट साइड इसकी पोजीशन करके। ठीक है, लेफ्ट साइड रखा। अब उसी को क्या करेंगे, ट्राइस्क्वायर को साइड चेंज करेंगे, उसी ट्राइस्क्वायर को उठा के उसकी डायरेक्शन का वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जब राइट साइड है तो अपने उसका फेस की डायरेक्शन किस साइड कर देंगे, लेफ्ट साइड कर देंगे। जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, क्या वो उसी लाइन के ऊपर टच हो रहा है या फिर आगे पीछे। अगर वो उसी लाइन के ऊपर अपने क्या करेंगे, फिर स्क्राइबर की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या चीज होगा, अगर उसी लाइन के ऊपर अपनी लाइन आ रही है स्क्राइबर से तो अपना क्या ट्राइस्क्वायर है वो एक्यूरेट है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी में कोई भी फर्क नहीं, एकदम एक्यूरेट है। अगर उस लाइन से थोड़ा सा भी मिस हो जाता आगे या पीछे तो वहां पे अपने क्या होता है कि ट्राइस्क्वायर की एक्यूरेसी खराब हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है, तो अपने दो तरीके से इसमें मतलब ट्राइस्क्वायर की जो एक्यूरेसी को जांच कर सकते हैं, मास्टर ट्राइस्क्वायर से या फिर अपने सरफेस प्लेट मेथड द्वारा। उसमें क्या होता है, समझ आया ना सभी को क्लियरली। क्या करते हैं, ट्राइस्क्वायर को अपने ने सरफेस से सटका कर रखा, जो सरफेस प्लेट होती है उससे बिल्कुल अपनों ने टच करके एकदम रखा, एक स्क्राइबर से लाइन ड्रॉ की, फिर उसी ट्राइस्क्वायर को उठाया और उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, फिर एक लाइन ड्रॉ की। तो दोनों लाइन के बीच में अगर डिफरेंट आ रहा है, दोनों के अंदर गैप है, तो अपने ट्राइस्क्वायर की एक्यूरेसी खराब है, अन्यथा वो एक्यूरेट है एकदम। ठीक है, अब ट्राइस्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है, नेक्स्ट कैलिपर है। कैलिपर के अंदर देखिए कि कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी अंतर होते हैं। अप्रत्यक्ष मापी अंतर कैसे होते हैं कि इन कैलिपर्स के ऊपर कोई भी मेजरमेंट, कोई भी माप लिखी हुई नहीं होती। जिस टूल या जिस इक्विपमेंट के ऊपर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर माप नहीं लिखी होती वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स के अंतर्गत आते हैं, और जिस पर माप लिखी होती है जैसे कि स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर हो गया, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट टूल के अंतर्गत आते हैं। क्यों, इनके सरफेस पर माप लिखी रहती है, मेजरमेंट लिखी रहती है। बट जो कैलिपर हो गए या बेवल प्रोटेक्टर, जो अपने सॉरी बेवल स्क्वायर हो गया, तो इनके ऊपर क्या माप लिखी नहीं होती, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अपने इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल के अंतर्गत आते हैं। अब कैलिपर का यूज कहाँ करेंगे, इनसाइड होते हैं और आउटसाइड होते हैं, यानी कि बाहरी माप लेने के लिए और आंतरिक माप लेने के लिए दो टाइप्स के कैलिपर का अपने प्रयोग करते हैं। बाहरी माप लेने के लिए जिस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है उसे आउटसाइड कैलिपर बोला जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है कि कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी जॉब को सीधे नहीं मापा जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता, क्योंकि अगर अपनों ने क्या किया, एक वर्कपीस की माप तो ले ली, उसके बाद क्या करेंगे, उस माप को अपने फिर उस माप को अपने क्या करेंगे, स्टील रूल पर ले जाएंगे और उस माप को चेक करेंगे कि अपना वर्कपीस कितना, मतलब उसका डायामीटर है या चौड़ाई लंबाई, जो भी अपने उसके माध्यम से चेक करेंगे। तो कैलिपर में एक बार में माप भरने के बाद उसका प्रयोग लेथ मशीन पर शाफ्ट बनाते समय उसके व्यास को बार बार चेक करने के लिए भी किया जाता है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, अपने स्प्रिंग टाइप वाले कैलिपर है, उसके अपनों ने क्या की, माप भरी। तो लेथ मशीन पर भी अपने क्या कर सकते हैं, शाफ्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसका डायामीटर चेक करने के लिए भी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कैलिपर प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं या एमएस के बनाए जाते हैं। देखो दोनों टाइप्स के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन के भी बनाए जाते हैं, एमएस के भी बनाए जाते हैं। अब दोनों के अंदर अलग अलग पर्पज है। जब अपने क्या करते हैं, एमएस का बनाते हैं, माइल स्टील के अगर कैलिपर बनाए जाते हैं तो डायरेक्ट यूं तो है नहीं कि माइल स्टील का बना के उनको छोड़ दिया। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि डायरेक्ट बना के छोड़ देंगे तो एमएस का ही अपना वर्क पीस है, एमएस का ये अपना क्या हो गया, कैलिपर हो गया, तो उसके जो गेजिंग पॉइंट, जो वर्किंग पॉइंट जिनको बोला जाता है वो घिस जाएंगे। उस चीज को बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, एमएस का बना के उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको अपने क्या करते हैं, केस हार्ड कर दिया जाता है। वहीं मैं हाई कार्बन स्टील की बात करूं तो हाई कार्बन स्टील का बना के क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। क्योंकि हाई कार्बन स्टील का जब अपने बनाएंगे तो वहां पे ब्रिटलनेस का गुण इंक्रीज होता है। जब ब्रिटलनेस का गुण इंक्रीज होगा तो उसको कम करने के लिए अपने क्या की जाती है, टेम्परिंग की जाती है। तो दोनों मेटल्स का अपने बनाते हैं, एमएस का बनाएंगे तो वहां पे केस हार्ड किया जाता है, और जब हाई कार्बन स्टील का बनाएंगे तो वहां पे हार्ड और टेम्पर किया जाता है।
उसके बाद देखो होता है कैलिपर का साइज उसकी रिविट के सेंटर से कहाँ बात कर रहा है, देखो यहाँ पे फिगर के माध्यम से क्लियर कीजिएगा थोड़ा सा। यानी कि जो ये रिविट है, रिविट के सेंटर से लेके जो टोटल जो लेंथ है इसकी, यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वहां से इसका क्या लिया जाता है, साइज लिया जाता है, चाहे वो इनसाइड कैलिपर है चाहे आउटसाइड कैलिपर है। दोनों के अंदर रिविट के सेंटर से लेके वर्किंग या गेजेस पॉइंट जिसको बोला जाता है वहां तक की टोटल लेंथ अपनी क्या कहलाती है, कैलिपर का साइज कहलाता है। सामान्य तौर पर जो अपने यूज करते हैं वो 150 mm तक के यूज करते हैं। उसके बाद देखिए स्प्रिंग टाइप, रिविट वाले को फ्रम ज्वाइंट के नाम से भी अपने जानते हैं या रिविट ज्वाइंट, दोनों एक ही तरीके एक ही बात है। उसके बाद जो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होते हैं, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में क्या होता है, देखो काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या करे, एक वर्कपीस का एक्सटर्नल डायामीटर को या फिर बाहरी माप को ले रहा है, वही काम सेम स्प्रिंग वाला कर रहा है, बट दोनों को अलग, एक के अंदर रिविट क्यों लगाई, एक के अंदर स्प्रिंग क्यों लगाया। पर्पज ये जब अपने को क्या करना है, सूक्ष्मता में एडजस्टमेंट करना या माप लेनी होती है, वहां पे अपने किसका प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग टाइप वाले का, स्प्रिंग ज्वाइंट जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब अपने रिविट वाले से हाथ से उसको खोलते हैं या टाइट करते हैं मेजरमेंट को, तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती जितनी अपनी एक नट या एडजस्टमेंट स्क्रू इसके अंदर जो आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाले पे देखिए। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट स्क्रू इसकी सहायता से अपने क्या सूक्ष्मता के अंदर 0.5 तो लास्ट है इसकी एक्यूरेसी, यानी कि उस एक्यूरेसी तक 0.5 की एक्यूरेसी तक जब अपने को मेजरमेंट लेनी है तो अपने फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जो इसके अंदर लगा है उसकी सहायता से ले सकते हैं। यानी कि एक्यूरेसी के लिए अपने स्प्रिंग वाले का प्रयोग करेंगे, जहां एक्यूरेसी की कोई जरूरत नहीं होती वहां रिविट या फ्रम ज्वाइंट वाले का प्रयोग करेंगे। दूसरा रीजन क्या होता है इसके अंदर, देखो जब अपने क्या करते हैं, पता है अपने को अप्रत्यक्ष मापी अंतर है, इन अपनों ने क्या कोई भी वर्कपीस की माप ली, अब उसको चेक कैसे करेंगे, किसी अन्य टूल्स इक्विपमेंट पे करेंगे, जैसे कि स्टील रूल पे करेंगे। तो स्टील रूल पर जब वो एक वर्कपीस से माप लेकर अपने स्टील रूल पर चेक करते हैं माप को, तो जब अपने उस स्थान तक लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसकी माप के अंदर क्या कुछ डिफरेंट आ जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। तो उस दोष से भी बचने के लिए अपने क्या करते हैं, स्प्रिंग वाले का बना दिया जाता है, ताकि माप ली उसको लॉक किया और डायरेक्ट अपनों ने दूसरे इक्विपमेंट पे स्टील रूल वगैरह पे चेक किया। अब नेक्स्ट देखिए इनसाइड कैलिपर, यानी कि भीतरी माप लेने के, जैसे कि अपनों ने क्या कोई भी इंटरनल जो अपना होल वगैरह बना हुआ है उसकी माप लेना, या कोई जीरी स्लॉट वगैरह कट किया गया उसकी माप लेने के लिए अपने किसका प्रयोग किया जाता है, इनसाइड। यानी कि आंतरिक, अंदर की जो भी माप लेनी है वहां पे अपने इनसाइड का प्रयोग करेंगे, और बाहर की जो भी माप लेनी है वहां पे आउटसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग जॉब की भीतरी माप लेने के लिए किया जाता है। किसी भी झिरी यानी कि नाली वगैरह ग्रू जो कट किए गए, या फिर व्यास की चौड़ाई वगैरह जांच करने के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर अपने को अलग अलग साइज के अंदर मिलते हैं, 75, 100, 150, 200, 300 mm साइज तक अपने को मिलते हैं, बट जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, 150 वाले का ज्यादातर प्रयोग अपने करते हैं। उसके बाद देखिए साधारण कैलिपर, इनको भी दो भागों में डिवाइड किया रहता है। ये एक तो कौन सा होता है, फ्रम ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर होता है, एक अपना स्प्रिंग ज्वाइंट जो इनसाइड कैलिपर। सिर्फ दोनों के अंदर वर्किंग प्रोसेस जो है सिर्फ वो अलग है। जो आउटसाइड है वो क्या कर रहा है, बाहरी माप को ले रहा है, इनसाइड आंतरिक माप को ले रहा है। बट दोनों की धातु एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं, और यानी कि अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट की बात करूं, तो सेम प्रोसेसिंग है। वही जो फ्रम ज्वाइंट अपना होता है, फ्रम ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर होता है, वो क्या कर रहा है, किसी आंतरिक होल की वगैरह की या झिरी वगैरह की माप ले रहा है, तो एक्यूरेसी वही रहेगी 0.5 mm। यानी कि जो स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है, एक्यूरेसी होती है, वही इनकी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि अपने किसके माध्यम से चेक करें, अपनों ने माप ली, उसके बाद अपने किस पे लेके जा रहे हैं, स्टील रूल पे लेके जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अपने को ज्यादा ही एक्यूरेसी की जरूरत है तो अपने वर्नियर कैलिपर का डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर से अपने इंटरनल, एक्सटर्नल और एंड डेप्थ तीनों मेजरमेंट उससे अपने चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए यानी कि जहां कम एक्यूरेसी की जरूरत होती है वहां इन कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण कैलिपर के अंदर भी वही प्रोसेस है, सेम अपने रिविट के माध्यम से इन दो लेग्स को आपस में जोड़ा जाता है, वही स्प्रिंग के अंदर है। एक्यूरेसी के लिए अपने स्प्रिंग वाले का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए
ये दोनों फिगर आपको फिगर के अंदर क्लियरली दिखाई गया है। ये कौन से स्प्रिंग ज्वाइंट है, ये फ्रम ज्वाइंट या जिसको रिवेट ज्वाइंट बोला जाता है। अब इसका भी साइज भी देखो, रिवेट के इस सेंटर से लेके टोटल जो गेजेस पॉइंट या वर्किंग पॉइंट जो इसके होते हैं वहां तक की टोटल लेंथ इसका क्या कहलाता है, साइज कहलाता है। अब कितने डिग्री पर इनको देखो, इनकी लेग्स या कुछ एंगल पर बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, तो कितने डिग्री पर मोड़ी जाती है, 45 डिग्री पर बाहर की तरफ इनको मोड़ा जाता है। उसके बाद देखो बाहरी व भीतरी कैलिपर को माप लेने की विधियां, यानी कि इसके अपने किस तरीके से, किस मेथड से अपने इनको क्या कर सकते हैं, इनकी माप ले सकते हैं। तो यानी कि नॉर्मली अगर फिगर के अंदर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक ये क्या करे, एक बेलनाकार अपने पास एक छड़ है, एक वर्क पीस है, ठीक है। बेलनाकार जॉब की क्या करे, बाहरी माप लेके फिगर नंबर 1 के अंदर आपको क्लियरली दिखा रहा है। तो इसके अंदर क्या करा है, एक वर्कपीस की बाहरी माप डायामीटर को क्या किया, चेक किया जा रहा है। अब उस माप को ये क्या कर रहा है, स्टील रूल के माध्यम से चेक कर रहा है। यानी कि इन्होंने क्या किया, कोई भी अपनों ने एक बेलनाकार वर्कपीस है उसकी माप तो ले रही, अब अपने को क्या पता कि उसका कितना डायामीटर है, तो उसको चेक करने के लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, स्टील रूल का प्रयोग करेंगे। स्टील रूल के माध्यम से अपने को पता चलेगा कि अपना जो वर्कपीस है वो इतने डायामीटर का या इतना लेंथ के अंदर अपना बना हुआ है। अब इस फिगर के अंदर देखिए अपने को क्या चीज बताई जा रही है, इस फिगर के अंदर इनसाइड कैलिपर का यूज करके दिखा रहा है। अब फिगर फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या कर रहा है, कोई भी जीरी स्लोट वगैरह जो कट किया गया उसका साइज यहाँ पे लेके आंतरिक माप लेके दिखा रहा है, और फिगर इसके अंदर ये कोई होल वगैरह की आंतरिक मेजरमेंट को लेके दिखा रहा है माप को। यहाँ पे क्या किया, कोई भी जो अपनों ने माप ली उसके बाद स्टील रूल के माध्यम से इस माप को चेक किया, ठीक है। डायरेक्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल के अंतर्गत आते हैं जब अपने को किसी अन्य इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है या अपने पास एक्यूरेसी नहीं होती, उतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती, वहां इन इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो बेवल स्क्वायर। बेवल स्क्वायर भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी देखोगे आप तो कोई भी मेजरमेंट लिखी हुई नहीं रहती। उसके बाद देखो अपने को क्या बताया गया, वर्नियर प्रोटेक्ट बेवल प्रोटेक्टर के अंदर। अब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अंदर देखिए ये भी क्या करता है, एंगल को मेजरमेंट करता है उसी एक्यूरेसी के अंदर जो अपना प्रोटेक्टर हेड करता है। क्योंकि जब अपने को ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है तो वहां पे अपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि कैलिपर के अंदर मैंने आपको बताया, अगर अपने को एक्यूरेसी की जरूरत है तो अपने वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर लेंगे, कैलिपर का प्रयोग क्यों करेंगे वहां पे। उसी प्रकार बेवल स्क्वायर जो अपना होता है ये क्या करता है, 0 से लेके 180 डिग्री के एंगल इस रेंज के बीच में, यानी कि 0 से लेके 180 के बीच में जितने भी एंगल बनते हैं 180 डिग्री तक के एंगल जो होते हैं उनको चेक करने के लिए बेवल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बेवल स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होगी, क्योंकि अपने को इस पे कोई माप लिखी नहीं है। अब इस माप को किसके सहायता से चेक करेंगे, प्रोटेक्टर हेड के सहायता से अपने चेक करेंगे, क्योंकि कम एक्यूरेसी कौन है, अपना प्रोटेक्टर हेड है। अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात करूं तो वहां पे ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती है। ये इन मतलब कम एक्यूरेसी जहां पे अपने को जरूरत होती है वहां इन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इससे जो भी एंगल आएगा वो अपने डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से चेक करेंगे, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, 0 से लेके 180 डिग्री तक के एंगल को चेक कर रहा है। तो 1 डिग्री के एक्यूरेसी के अंदर, अब इसकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री के एक्यूरेसी तक अपना जो बेवल स्क्वायर है वो जांच करता है। ये भी ब्लेड और स्टोक का एक भाग होता है, दो भागों से मिलकर रिविट के माध्यम से या फिर एक नट बोल्ट स्क्रू की सहायता से इनको जोड़ा जाता है। ब्लेड जो होता है इसमें वही सेम मेटल है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। स्टोक को या तो कास्ट आयरन का या फिर एमएस का बनाया जाता है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने मार्किंग एंड मार्क